कहानी नाइट क्लब नामी बच्चे से शुरू होती है जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा था जब उसके घर में रूफस बक और उसके साथी घुस आते हैं जो कि गुंडे हैं। रूफस बक का साथी नाइट क्लब को पीछे से पकड़ चुका था जबकि उसके डैड रूफस बक से अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ने का कहते हैं, पर वो कुछ भी सुने बगैर नाइट क्लब के पेरेंट्स पर दोनों हाथों में मौजूद बंदूकों से गोलियां चलाते हुए उन्हें मार देता है और जबरदस्ती नाइट क्लब के माथे पे एक ब्लेड के जरिए क्रॉस बना देता है। इस वक्त नैट को जिसने पकड़ा हुआ था वो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया था पर उसके हाथ में बना टैटू उसे याद हो चुका था। इस वाकये के 20 साल बाद हम एक आदमी को चर्च में आता देखते हैं। उसको देखते ही फादर बोलते हैं बड़े सालों बाद ये बिच्छू नजर आया और अपने सर से अपनी कैप उतार देते हैं जहाँ क्रॉस का निशान बना था, जो देखकर सामने वाला आदमी जान जाता है कि ये फादर के भेस में नाइट क्लब ही है जो अपना और अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए रूफस बक के इस साथी तक उसके हाथ पे बने टैटू के जरिए पहुंच चुका था जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा था। यानी सच में कुछ तो बात थी इस नाइट में। ये आदमी नाइट क्लब से कहता है भूल जाओ जो कुछ भी हुआ, वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन नाइट क्लब उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं देता और शूट करके मार देता है। ये सब इस चर्च के असल फादर भी देख रहे थे, जिसे नाइट क्लब कहता है परेशान न हो, इस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पे यूएस आर्मी ने बड़ा इनाम रखा है, इनाम के पैसे ले और अपनी चर्च में लगाए। कहते ही वो रुका नहीं था। दूसरी तरफ एक गैंग बैंक लूटने के बाद अपने अड्डे की तरफ वापस आ रहा होता है तो कुछ लोग उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उन्हीं की ताक में बैठे थे। वो गैंग के तकरीबन सब लोगों को मारने के बाद एक आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं उससे उसके गैंग की मालूमात लेने के लिए, जो उससे कहता है तुमने बहुत बुरा किया हमें लूटकर, तुम नहीं जानते कि ये पैसा किसका है। इन दोनों को ही इसकी बातों की परवाह नहीं थी क्योंकि ये दोनों नाइट क्लब के साथी थे और उसी की तरह बहादुर भी। यहाँ नाइट क्लब एक सैलून में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था जो बहुत अमीर थी और उससे नाराज भी थी क्योंकि नाइट क्लब अपने बदले के चक्कर में एक गुंडा बन चुका था और उसका नाइट क्लब गैंग मशहूर भी हो गया था जो लुटेरों को लूटते थे। नाइट क्लब उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश में था जब उसका साथी उसे एक जरूरी काम के लिए बुलाने आ जाता है और नाइट क्लब को उस गैंग के जिंदा बचे आदमी से मिलवाता है जिन्हें सुबह में उन्होंने लूटा था, जो उससे कहता है नाइट क्लब तुमने सच में बहुत बुरा किया हमें लूट के, तुम मुसीबत में पड़ोगे क्योंकि हमारी लूट का पैसा रूफस बक का था जो जल्द ही जेल से छूटने वाला है। फिर देखना वो अपने पैसे के लिए तुम्हारा क्या हाल करता है। नाइट उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद जिंदा उस आदमी को वहाँ से भेज देता है और नेक्स्ट सीन में हमें चलती ट्रेन को दिखाया जाता है जिसको रोकने के लिए उसके सामने एक घोड़े पे एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर आर्मी की ये ट्रेन एकदम से रुकती है और गैंग के बहुत सारे लोग उसके अंदर जाकर यूएस आर्मी के लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर घोड़े वाली लड़की बड़ी ही स्टाइल से एक पेपर जर्नल को दिखाते हुए कहती है जर्नल क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये पेपर एक गवर्नमेंट ऑर्डर है और बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें रूफस बक की रिहाई है और साथ ही इसमें लिखा है कि रूफस बक गैंग के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए गए हैं, इसीलिए आज से हम आजाद हैं। यहाँ तक कि हमें तो तुम्हें मारने तक के पैसे दिए गए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि तुम बहुत ही ज्यादा करप्ट हो, तुमने चंद सिक्कों के लिए एक शहर को तबाह कर दिया। असल में ये पूरा गैंग रूफस बक का ही था जो जानता था कि इस ट्रेन में रूफस बक को कहीं और लेकर जाया जा रहा है। ये सब उसे आजाद करवाने के बाद सभी सोल्जर्स को मारकर अपने घोड़ों पर बैठकर रेडवुड सिटी के लिए निकल जाते हैं जो पहले रूफस बक का अड्डा हुआ करती थी, पर उसके जेल जाने के बाद उसका ही एक आदमी रेडवुड सिटी का मेयर बन चुका था जो इस शहर से बहुत पैसे कमा चुका था। रूफस बक उसे अच्छा खासा पीटने के बाद कहता है चलो शराफत से यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। जबकि दूसरी तरफ नाइट क्लब के पीछे यूएस मार्शल आते हैं जो उससे कहते हैं सुना है बड़ा पैसा कमा रहे हो आजकल। नाइट क्लब जवाब देता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस लुटेरों को लूटता हूँ, जो मिल जाए रख लेता हूँ, कभी मैंने बैंक नहीं लूटा, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये कहने के बाद यूएस मार्शल उसे कहते हैं क्या तुम जानते हो कि रूफस बक आजाद हो चुका है? मैंने तो सोच रखा था कि उसके आजाद होने के बाद मैं उससे बदला जरूर लूंगा, पर क्या करूं, उसके सभी गुनाह गवर्नमेंट की तरफ से माफ कर दिए गए हैं। ये बताने के बाद वो नाइट क्लब को भी गिरफ्तार कर लेता है उसके बुरे कामों के लिए और हम देखते हैं कि आधे रास्ते में जाकर मार्शल ने उसे आजाद कर दिया था क्योंकि यूएस मार्शल को उसकी जरूरत थी। वो रूफस बक से नफरत करते थे और उन्होंने इससे पहले अकेले ही उसे पकड़कर गिरफ्तार किया था और अब वो अपना बदला लेना चाहते थे पर खुद पोजीशन पे होने की वजह से वो ये नहीं कर सकते थे और ऐसे में उन्हें
नैट लव की जरूरत थी। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पर नैट की गर्लफ्रेंड के साथ उसके गैंग के भी लोग आ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे ये सारा ड्रामा समझ नहीं आएगा? नैट जवाब में कहता है कि रूफस बहुत ही खतरनाक आदमी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाती बदले की वजह से तुम सबकी जान खतरे में आ जाए। वो अपने गैंग के लोगों से कहता है कि जो तुमने पैसे लूटे हैं जाओ जाकर उस पे अयाशी करो, और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबका इरादा उसके साथ उसकी मिशन पे जाने का था, जिसके लिए ये लोग रूफस के शहर यानी रेडवुड सिटी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रूफस बक और उसके साथी अभी ये बातें कर रही हैं कि ये जगह दोबारा से उनके लिए जन्नत बन सकती है, पर इसके लिए उन्हें बहुत सा पैसा चाहिए, जो पैसा रूफस बक का गद्दार साथी इस शहर का मेयर खा चुका है। और रूफस के पास तो पैसा इकट्ठा करने का एक और भी प्लान था। दिखाया जाता है कि रूफस की साथी सारे शहर वालों को इकट्ठा करती है और बताती है कि उनके पास खबर आई है कि इस शहर को गवर्नमेंट हाथी आने वाली है और ये शहर बड़े से बिल्डर्स को बेच दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के घर भी खत्म हो जाएंगे। अगर सब लोगों को अपने घर बचाने हैं तो उन्हें $50,000 जमा करने होंगे और रूफस बक उनकी मदद करेगा। जवाब में यहाँ के लोग कहते हैं कि पहली बात तो हम इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात ये कि हम रूफस बक जैसे बुरे आदमी पर एतबार कैसे करें। जो सुनते ही रूफस बक बोल पड़ता है कि ये शहर मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, ये हम सबका शहर है और इसकी तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी होगी। मैं नहीं जानता, जहाँ मर्जी से $50,000 जमा करके लाओ, नहीं तो मैं तुम सबको तुम्हारे घरों में घुस घुस कर मार दूंगा। सीन कट होकर दोबारा नेट के गैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ रेडवुड के रास्ते में उन्हें रेडवुड का मेयर मिला है, जिसे रूफस उसके शहर से ही निकाल चुका था, जो उन्हें बताता है कि रूफस बक अपने रेडवुड शहर को गवर्नमेंट से बचाना चाहता है और इसके लिए उसे बहुत से पैसों की जरूरत है, जिन्हें वो इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यही नैट की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा गैंग बहुत मशहूर है और सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे रेडवुड सिटी जाते ही तुम लोगों को शूट कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पहले रेडवुड सिटी मैं जाऊंगी और वहाँ से रूफस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। नैट के मना करने पर वो कहती है कि सभी जानते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं सैलून की एक पूरी चेन चलाती हूँ, और देखो रूफस को पैसों की जरूरत है, मैं रूफस की साथी से उसका सैलून खरीदने की बात करूंगी और ऐसे कोई मेरे पे शक भी नहीं करेगा। इन सारी बातों के बाद नैट इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो इनकार करके फौरन ही रेडवुड सिटी के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे रूफस के सामने लाया जाता है। वो रूफस से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं ये सैलून खरीदना चाहती हूँ। रूफस जवाब में कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत पैसे वाली हो, लेकिन मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मेरा नाम रूफस बक है और मेरे नाम से सब लोग कांपते हैं। एक अकेली लड़की का मेरे अड्डे पे ऐसे आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई खास वजह है। ये कहते ही उसे बंदी बना लिया जाता है और ये हुक्म दिया जाता है कि अगर कोई सुबह तक उसे लेने ना आया तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ नैट की गर्लफ्रेंड जब अपने वादे के मुताबिक अपने साथियों के पास सुबह होने से पहले पहले नहीं पहुंचती, तो इनको भी अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है, जिसकी जान बचाने के लिए ये सब रेडवुड सिटी पहुंच जाते हैं। नैट को देखते ही नैट और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को ही बंदी बना लिया जाता है। नैट की खूब पिटाई होती है और उसके बाद रूफस बक, जो उसका असल दुश्मन है जिससे वो बचपन का बदला लेना चाहता है, वो सामने आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारे सर पे ये क्रॉस का निशान इसीलिए बनाया था कि बड़े होकर मैं तुम्हें पहचान पाऊं। रूफस नैट लव से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लुटेरों के लुटेरे हो, तुमने कभी खुद बैंक नहीं लूटा, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुमने मेरे गैंग से लूटे थे, $25,000 प्लस $10,000 इंटरेस्ट के साथ। इस काम के लिए तो तुम्हें बैंक ही लौटा पड़ेगा, तो जाओ शाबाश, जल्दी से मेरा काम करके आओ, वरना तुम्हारी फ्रेंड तो मेरे पास है ही। नैट लव जल्दी से अपने गैंग के पास आता है और उन्हें सारी कहानी सुनाता है, जिस पर यूएस मार्शल कहते हैं बैंक लूटना गलत बात है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड की जान उनके कब्जे में है। नैट लव के जिन दो साथियों ने रूफस गैंग को लूटा था, वो उनसे कहता है कि जाओ तुम वो पैसा ले आओ, मैं और ये लड़की बैंक लूट के आते हैं। ये दोनों बैंक पहुंचते ही यहाँ की वर्कर्स पे गन तान देते हैं। नैट के साथ ही सारा पैसा इकट्ठा करती है और यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को गोली मारे। नैट का पूरा गैंग अब पैसों के साथ इकट्ठा होता है और यूएस मार्शल नैट से कहते हैं मैं रूफस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पैसे लेने के बाद भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये लोग अभी इसी सोच में थे कि आखिर क्या किया जाए, जब रेडवुड सिटी का मेयर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम रूफस के खिलाफ जंग का सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। जो गिफ्ट थे बहुत से वेपन्स। वो इनसे कहता है कि रेडवुड सिटी हमेशा से मेरा था और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लोग रेडवुड सिटी के
लिए निकल जाते हैं और गैरेज को यूएस मार्शल खुद चला रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी गुंडा आसानी से नहीं मार सकता था। सभी जानते थे कि उनको मारने पर यूएस आर्मी उनके पीछे पड़ जाएगी। रूफस के गैंग के कुछ आदमी मार्शल के पास आते हैं, जिनसे मार्शल कहता है कि मैं रूफस से एक डील करने के लिए आया हूँ। उनके ऐसा कहते ही मार्शल के गैरेज में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। रूफस के 4 आदमी मारे जाते हैं और शहर के सभी लोग इस धमाके से डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद यहाँ पर नेट लव अपने गैंग के साथ एक और गैरेज में आता है। इस गैरेज में वो सारा पैसा भी है और बहुत से डायनामाइट्स, जिससे ये लोग कुछ भी तबाह कर सकते हैं। नेट लव रूफस से कहता है कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ो और फिर जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। पर उसके बाद ना मानते हुए रूफस का एक आदमी उसके ऊपर गन तान देता है। ऐसा करते देखकर नेट का आदमी भी रूफस के आदमी के ऊपर गन तान देता है। उसे ऐसा करते देख रूफस का आदमी उसे ही मार देता है। यानी नेट का एक आदमी मर्च, जिसके जवाब में यहाँ पे एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे थे। नेट भी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ गोलियां चलाते हुए रूफस के बहुत से आदमियों को मार चुका था। जिसके बाद नेट की गर्लफ्रेंड और रूफस के साथी के दरमियान में हमें एक फाइट दिखाई जाती है। वैसे तो नेट की गर्लफ्रेंड को ही ज्यादा मार पड़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आखिर वो रूफस के साथी को हरा ही देती है। यहाँ जब रेडवुड सिटी का मेयर रूफस को बम से उड़ाने के लिए उसके पास जाता है, तो उससे पहले ही रूफस उसे ये कहते हुए मार देता है, मैं तो हमेशा से ये जानता था कि तुम धोखेबाज हो। फाइनली अब रूफस और नेट लव का सामना हो जाता है। वैसे तो इन्हें हमने सामने आकर लड़ना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रूफस नेट लव को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है। जब वो छोटा था तो उसके डैड एक बहुत बुरे इंसान थे, बैंक लुटेरे थे और उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारा करते थे, साथ में उसे भी। एक दिन जब रूफस के डैड उसकी पिटाई कर रहे थे तो उसकी माँ ने उसको बचाने की कोशिश की। उससे में रूफस के डैड ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया और रूफस को भी छोड़कर चले गए। उस वक्त रूफस की उम्र सिर्फ 10 साल थी। रूफस बड़ा हुआ और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपने डैड से अपनी माँ का बदला लेना है। काफी साल ढूंढने के बाद जब उसे अपने डैड मिले तो उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी। वो एक अच्छे आदमी बन गए थे और उन्होंने एक नई फैमिली भी बना ली थी। रूफस कहता है, जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, मुझे एक गुंडा बनाने के बाद वो तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद नेट लव की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी अंदाजा था कि वो दोनों आपस में स्टेप ब्रदर्स हैं। रूफस कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं देखना चाहता था तुम बिना माँ बाप के कैसे जिंदगी गुजारोगे, और फिर तुम भी बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसा मैं, एक क्रिमिनल। पर मैं जानता हूँ तुम मेरे से अच्छे क्रिमिनल हो। मैं उस दिन अपने भाई को नहीं मार पाया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे मार सकते हो। आओ, मैं तुम्हारे हाथों मरने का इंतजार कर रहा हूँ, आओ और मुझे मारो। रूफस के ऐसा कहते ही नेट लव सारी अपनी बंदूक की गोलियां रूफस के सीने में उतार देता है। उसे मारने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी था। सीने से कट होकर हमें दिखाया जाता है कि नेट लव ने अपने दोनों साथियों का फ्यूनरल किया है, और वहाँ एक तीसरी कब्र भी है जो नेट लव की थी। इसलिए नहीं कि वो खुद भी मर गया था, बल्कि इसलिए कि उसने पुराने नेट लव को मार दिया था और अब वो अपना बदला पूरा करने के बाद एक नई और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।